सोमदत्त पिछले 1 घंटे से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा क्यों ना अपनी पत्नी रीमा को कॉल कर लिया जाए। उसने एक बार घड़ी की ओर देखा। रात के 11 बज रहे थे। क्या करूं? कॉल करूं कि ना करूं? सो तो नहीं गई होगी। सोमदत्त ने रीमा को कॉल कर ही दिया। बहुत देर तक घंटी बजती रही। सोमदत्त कॉल काटने की सोच ही रहा था कि रीमा ने उसका कॉल पिक कर लिया। उसने उनींदी आवाज में कहा कि क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? अब तुम्हारे और गुड़िया के बिना नींद कहाँ आती है? गुड़िया सो गई क्या? हाँ, अभी आधे घंटे पहले सोई है। पूरा दिन शैतानी करती रहती है। तुम दोनों को बहुत मिस करता हूँ। हम भी आपको बहुत मिस करते। अच्छा, आपकी छुट्टी का क्या हुआ? कब तक यहाँ आ जाओगे? 15 दिन में मैं वहाँ आ जाऊंगा। रीमा अपने भाई की शादी में अपने मायके गई हुई थी। हालांकि शादी में अभी देर थी, लेकिन वो महीने भर पहले ही चली गई थी। रीमा का भाई धीरेन्द्र पुलिस में डीएसपी के पद पर काम करता था। सोमदत्त ने रीमा से बात करके फोन कट किया और मोबाइल को अपने सिरहाने में रखकर फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसके मोबाइल का नोटिफिकेशन टोन बजा। सोमदत्त ने अपने फोन की ओर देखा। फेसबुक पर एक बहुत ही सुंदर लड़की जिसका नाम इप्शिता था, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। सोमनाथ उसकी प्रोफाइल पिक्चर को देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, कौन है ये लड़की? इसे जानता तो नहीं हूँ मैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं है। वो कुछ देर सोचता है, फिर उस लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो सो जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस निकलने ही वाला होता है कि उस लड़की का मैसेज उसके मैसेंजर बॉक्स में आता है, जिसमें लिखा होता है, हाय हैंडसम। एक बात और गौर करने वाली थी कि उसकी रात वाली प्रोफाइल पिक्चर भी बदली हुई थी और इस नई पिक्चर में तो वो और भी सुंदर लग रही थी। ये लड़की है तो बहुत सुंदर, लेकिन कौन है ये? और मुझे इस तरह से हाय हैंडसम क्यों लिखकर भेजा है? अरे शादीशुदा हूँ मैं। सोमदत्त ने उसके मैसेज का कुछ जवाब नहीं दिया और ऑफिस निकल गया। ऑफिस के लंच टाइम पर जब वो लंच कर रहा था तो फिर से इप्शिता का मैसेज आया। वो उसके मैसेज को पढ़ने लगा। क्या बात है हैंडसम, नाराज हो क्या? मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया? अगर कोई टेंशन है तो मैं तुम्हें मैसेज नहीं करूंगी, तुम मुझे अनफ्रेंड कर सकते हो। अभी के लिए बाय। बार बार इप्शिता जैसी सुंदर लड़की के मैसेज आने से सोमदत्त का मन थोड़ा डोल गया। उसने मन ही मन सोचा कि किसी लड़की से बात करने में क्या बुराई है। ऑफिस में भी तो कितनी लड़कियां हैं, वो सभी से बात करता ही है। ये सोचकर वो इप्शिता के मैसेज का जवाब टाइप करने लगा। अरे नहीं, मैं तो आपको जानता भी नहीं। फिर नाराजगी कैसी? उसके बाद इप्शिता से वो काफी देर तक चैट करता रहा। उस चैट में वो कहाँ काम करता है, क्या करता है और अपना फोन नंबर भी दे दिया। सोमदत्त ने सोचा कि इप्शिता का कॉल आएगा, लेकिन उसने कोई कॉल भी नहीं किया। फिर 2 दिनों तक इप्शिता का कोई मैसेज भी नहीं आया, लेकिन सोमदत्त बार बार अपने मैसेज बॉक्स में जाकर देखता कि कहीं उसका कोई मैसेज तो नहीं आया है। अरे जब कॉल करना ही नहीं था तो फोन नंबर क्या अचार डालने के लिए लिया था? 2 दिन से कोई मैसेज भी नहीं आया इप्शिता का। वो थोड़ा परेशान सा रहने लगा। कई बार उसके मन में आया कि वो ही उसे मैसेज करके पूछ ले कि सब ठीक तो है ना, लेकिन उसने नहीं किया। 2 दिन बाद जब वो शाम को अपने ऑफिस से निकल रहा था तो उसके नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। सोमनाथ ने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से एक लड़की की मदहोश करने वाली आवाज आई। हेलो। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? पहचानिए मुझे। सॉरी, मैं आपको नहीं पहचान पाया। अरे इतनी जल्दी हार मत मानिए, ट्राई तो करिए पहचानने की। सोमदत्त उस लड़की की आवाज नहीं पहचान पा रहा था। तभी उस लड़की ने एक बात कही। ठीक है हैंडसम, मैं ही बता देती हूँ, मैं इप्शिता हूँ, तुम्हारी फेसबुक फ्रेंड। इप्शिता का नाम सुनते ही सोमदत्त के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने लड़खड़ाती जुबान में उससे पूछा, इप्शिता कहाँ हो तुम? मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ, जरा ठीक से देखो तो। इप्शिता की ऐसी बात सुनकर सोमदत्त थोड़ा शर्मा गया। अरे इस तरह लड़कियों की तरह कोई शर्माता है क्या? वैसे तुम फेसबुक पिक में जितने हैंडसम दिखते हो उससे कहीं ज्यादा सामने से लग रहे हो। इप्शिता की इस बात को सुनकर सोमदत्त चौंक गया। अरे तुमने मुझे सामने से कब देख लिया? अभी देख रही हो ना, जरा तुम भी अपनी गर्दन बाईं ओर घुमाओ, हाथ हिलाती हुई मैं भी तुम्हें दिख जाऊंगी। सोमदत्त झट से अपनी बाईं ओर देखने लगा। उसकी थोड़ी दूर पर इप्शिता खड़ी थी। वो इतनी सुंदर थी कि सोमदत्त बिना पल के झपकाए उसे देखता रह गया। इतने में इप्शिता चलते हुए उसके पास आई और उससे कहा, क्या बात है हैंडसम, पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? इप्शिता की बात सुनकर सोमदत्त झेप गया। इप्शिता ने ये बात भांप ली और उससे कहा कि यहीं खड़े रहोगे या कहीं कॉफी पीने चलोगे? सोमदत्त इप्शिता को लेकर कॉफी पीने चला गया। उन दोनों ने उस दिन बहुत सारी बातें की। सोमदत्त को कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो इप्शिता से पहली बार मिल रहा है। इप्शिता भी पहली ही मुलाकात में उससे बहुत खुल गई थी। फिर तो वो हर दिन मिलने लगे। उनके बीच में करने को इतनी बातें होती कि वो कभी खत्म ही नहीं होती। रात को भी वो घंटों बातें करते रहते। उनकी बात खत्म होने के बाद रीमा का कॉल आता तो वो रीमा को बोलता कि आजकल काम का बहुत प्रेशर है, क्लाइंट से बात करनी होती है। एक दिन की बात है, रात के 10 बज रहे थे। तभी हर रोज की तरह इप्शिता का कॉल आया। हेलो सोम, तुमसे एक बात कहनी थी, लेकिन कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा है। लगता है तुम मुझे अपना नहीं समझती, तभी बोलने में संकोच कर रही हो। अरे नहीं सोम, तुमसे ज्यादा अपना तो मेरा कोई नहीं है। तो बोलो क्या बात है? उसके बाद इप्शिता ने सोमदत्त से कहा कि आज उसके घर में कोई नहीं है और उसे रात में अकेले में डर लग रहा है। अगर तुम इस समय आ सकते हो तो आ जाओ। सोमदत्त सोच में पड़ गया। क्या हुआ, नहीं आ सकते? अच्छा रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगी।
इप्शिता ने ये बात इस अंदाज में और थोड़ा दुखी होकर कही कि सोमदत्त तुरंत तैयार होकर उसके घर पहुंच गया। ये पहली बार था जब सोमदत्त इप्शिता के घर गया था। सोमदत्त को अपने घर देख इप्शिता बहुत खुश हो गई और उसने उसे गले लगा लिया। सोमदत्त को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसे भी इप्शिता का गले लगाना अच्छा लगा, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। थैंक यू सोम, तुम नहीं आते तो पता नहीं आज की रात में अकेले कैसे काटती। अच्छा, तुम कॉफी पियोगे या तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेकर आऊं? ये कहकर इप्शिता किचन में चली गई। जब वो बाहर आई तो ट्रे में 2 गिलास और ड्रिंक थे। दोनों मिलकर पीने लगे। थोड़ी देर बाद सोमदत्त का सिर भारी होने लगा और वो सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली, सोमदत्त का सिर अब भी भारी लग रहा था। तभी उसकी नजर इप्शिता पर गई, जो लगातार रोई जा रही थी। सोमदत्त ने उससे रोने का कारण पूछा। जब इप्शिता ने कारण बताया तो सोमदत्त का सिर फूल गया। वो थोड़ी देर वहां रुककर अपने घर निकल गया। आज उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वो ऑफिस भी नहीं गया। तभी उसके मोबाइल फोन के मैसेंजर में नोटिफिकेशन आया। उसने अनमने ढंग से फोन उठाया। उसके बाद उसने फोन में जो देखा उसे देखकर वो पसीने पसीने हो गया। उसमें उसकी और इप्शिता की कई सारी तस्वीरें थी। उन तस्वीरों को देख उसका सिर चकराने लगा। वो इप्शिता को कॉल करने ही वाला था कि किसी अनजाने नंबर से उसके पास कॉल आया। कैसी लगी ये तस्वीरें? अगर ये तस्वीरें तुम्हारी बीवी को भेज दूं तो? कौन बोल रहा है? तुम आम खाओ, गुठली मत गिनो। अगर चाहते हो कि ये तस्वीरें तुम्हारी बीवी तक ना पहुंचे तो 1 लाख रुपए तुरंत इस अकाउंट में डालो। 1 लाख? ये तो पहली किश्त है बंधु, और इज्जत बचाने के लिए ये तो कुछ भी नहीं। सोमदत्त बहुत डर गया। उसने डरते डरते इप्शिता को कॉल किया तो इप्शिता ने बोला कि सोम, पता नहीं वो कौन है, लेकिन जो भी है बहुत बदमाश है। उसने मुझे भी कॉल किया और मुझसे भी पैसे मांगे हैं। सोम, पैसे का क्या है, आएगा और चला जाएगा, लेकिन एक बार इज्जत चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। सोमदत्त ने 1 लाख रुपए उस आदमी को दे दिए। 1 सप्ताह बाद फिर उससे 30,000 रुपए मांगे गए। 2 दिन बाद फिर से 50,000। सोमदत्त परेशान हो गया। इस बीच उसके साले की शादी की डेट नजदीक आ गई। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन रीमा ने उसे जबरदस्ती बुलाया। सोमदत्त वहां भी बहुत परेशान रहता था। रीमा को आखिर समझ नहीं आ रहा था कि उसके पति को क्या हो गया है। सारा दिन वो कुछ न कुछ सोचता रहता। रीमा ने एक बात और नोटिस की थी कि सोमदत्त अपने फोन को 1 मिनट भी अपने से अलग नहीं होने देता। कुछ तो बात जरूर है, ये हमेशा फोन को खुद से चिपकाए हुए क्यों घूमते हैं? एक दिन रीमा ने सोमदत्त को उस ब्लैकमेलर से बात करते हुए सुन लिया। उसे सारी बातें पता लग गई। उसे सोमदत्त पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन ये समय उस पर गुस्सा करने का नहीं, उसका साथ देने का था, क्योंकि वो देख रही थी कि उसका पति कितना परेशान है। ये इप्शिता कौन है? इप्शिता? कौन इप्शिता? सोम, झूठ मत बोलिए, मुझे सब पता लग गया है। बस आप सब कुछ सच सच बता दीजिए। रीमा की बात सुनकर सोमदत्त फूट फूट कर रोने लगा और उसे सारी बातें बताई। रीमा ने अपने डीएसपी भाई धीरेन्द्र से सारी बात बताई। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, ये ब्लैकमेल करने वाले का गिरोह है जो आजकल इस ढंग से लोगों को फांसता है। और जानते हैं जीजा जी, वो इप्शिता भी उसी गिरोह की सदस्य है। धीरेन्द्र की बात सुनकर सोमदत्त शॉक्ड रह गया। हालांकि उसे भी कभी कभी उस पर शक तो होता था, लेकिन उसने अपनी बातों के जाल में सोमदत्त को इस तरह से फंसा रखा था कि उसे लगता था कि वो बहुत ही सीधी साधी लड़की है। धीरेन्द्र ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जल्द ही इप्शिता अपने गिरोह के और सदस्यों के साथ पकड़ी गई। सोमदत्त बार बार रीमा से अपने किए की माफी मांगता। रीमा बार बार उससे कहती कि मैंने आपको माफ कर दिया है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, इसे कभी न टूटने दें।